सर, जिस शिवसेना ने महाराष्ट्र में तिगड़म करके अपनी सरकार बनाई है और उन्हीं के नेता संजय राउत बिहार में जीती हुई पार्टी के लिए नसीहत देते हैं और ये कहते हैं बड़ी पार्टी बीजेपी है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। पहली बात तो बीजेपी जो बिहार में इलेक्शन लड़ी है, ठीक है, एनडीए नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ी है और सबसे ये तो उनकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी की बात है बीजेपी की, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार को इतनी कम सीटें आई हैं, उसके बाद भी वो उसको मुख्यमंत्री वो बनाने जा रही है, उन्होंने गठबंधन, तो उसके पॉलिटिकल एंट्री, ये तो तारीफ़ करने वाली बात है कि बड़ी पार्टी होते हुए भी अपना जो कमिटमेंट था प्री पोस्ट इलेक्शन जो था, इलेक्शन से पहले का जो कमिटमेंट था, वो आफ्टर द इलेक्शन उस कमिटमेंट को फुलफ़िल कर रही है। जबकि यहाँ पे शिवसेना ने तो बीजेपी के साथ चीट किया था क्योंकि इलेक्शन वो साथ में लड़े थे और उसके बाद और किसके फेस पे लड़े थे, आई थिंक फडणवीस के फेस पे लड़े थे। उसके बाद ये पलटी मार गए हैं और पलटी इन्होंने सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल अलायंस से पलटी नहीं मारा है, इसने होल आइडियोलॉजी जो ये पॉलिटिक्स कर रहे थे हिंदुत्व के नाम पे, शिवाजी के नाम पे, आज जिनका शिवाजी का चरित्र नहीं है इनका, ठीक है, और ये जो हिंदुत्व के नाम पे आज जो है वो पूरी तरीके से जो जस्ट अपोजिट खेमे में वो दिख रहे हैं। तो प्रश्न तो शिवसेना पे है और शिवसेना शुरू से ही, जैसा मैं पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि उनके अंदर ना पॉलिटिकल इंटीग्रिटी या मोरालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक बाला साहेब ठाकरे थे, उनके व्यक्तित्व में एक कुछ चीज़ें थी जो लोगों को आकर्षित करती थी, कभी कभी हमें भी उनकी बातें अच्छी लगती थी, लेकिन ओवरऑल जो है शिवसेना के पूरी पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन मार्क है फ्रॉम द बिगिनिंग। और सर यहाँ पे ये भी है, जो अभी आपने ये बात कही कि वो आइडियोलॉजी भी बदल चुके हैं पूरी तरीके से, चीज़ें जो थी वो शिवसेना में जिस तरीके से वो जानी जाती थी, अब तो वो पार्टी चलाने के लिए हर तरीके से हिंदुत्व को भी बदनाम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी उनकी कोई थी नहीं, वो एक जैसे देखिए दुकान चला रहे हैं, ठीक है, दुकान में जैसे कोई सामान बेच रहे हैं, उनका कोई प्रोडक्ट अब नहीं बिक रहा है तो वो प्रोडक्ट बदल देते हैं। आइडियोलॉजी इनकी होती नहीं है। आइडियोलॉजी बहुत कम लोगों की होती है पॉलिटिक्स में, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी होती है और बहुत कम पर्सन की आइडियोलॉजी होती है। आज के डेट में वो राजनीति के दुकानदार हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, जिस शिवसेना को लोग मुस्लिम लिबरल सेकुलर लोग जो है गालियाँ देते थे, बहुत ही नीच, मतलब बहुत ही उसका निचले स्तर का समझते थे, आज वही शिवसेना उनके खेमे में जाके अर्नब गोस्वामी को सेलेक्टिव तरीके से वो हिट कर रहे हैं, तो वो पूरी तरीके से साइलेंट है, वो पूरी तरीके से चुप हैं। और इस तरह की जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया से लेकर हर एक प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है, और वो अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, वेब पोर्टल में, जो लोग प्रिंट वायर जैसे न्यूज़ में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो राइटर लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको ये गोदी मीडिया जो मोदी भक्त बोलते थे, जिस युवाओं को, जो हमारे गाँव के थे बच्चे, जो युवा थे, जो कस्बे के युवा थे, वो मोदी समर्थन में इस तरह की निम्न स्तर का भाषा का इस्तेमाल करते थे। आज वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लिबरल सेकुलर लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हैं, बड़े बड़े वेब पोर्टल में काम कर रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए काम करती है, वो उनके राइटर, उनके जो कमेंट्रेटर हैं, वो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको ये गोदी मीडिया के भक्त बोलते थे। तो एक्सपोज ये रहे, शिवसेना तो एक्सपोज पहले से थी, बट ये एक्सपोज ये लिबरल सेकुलर वामपंथी जिनका आचरण और जो कृत्य है देशद्रोही आचरण रखते हैं, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरीके का बयान अभी संजय राउत ने दिया है, उन्होंने ये जैसे कि बिहार के इलेक्शन को लेकर दिया, तो उसमें लोगों का ये भी कहना है कि ये इसीलिए खींच निकाल रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो उम्मीदें जताई थी, ये सोच रहे थे कि ये बिहार में जीत जाएंगे, पर इनका तो इतना बुरा हाल हुआ कि नोटा के बराबर भी इन्हें वोट नहीं मिले। शिवसेना बिहार में इलेक्शन वो तो नाम मात्र का लड़ रही थी, ठीक है, वो तो जस्ट एक, हाँ ठीक है, वो उसका कोई सेंस नहीं है और शिवसेना का बिहार में कोई बेस नहीं है। और जहाँ तक बात है कि बीजेपी को अच्छी खासी सीटें आई है, बीजेपी और आरजेडी की ऑलमोस्ट सीटें बराबर है, तो बीजेपी तो कहीं से हार नहीं रही है। नीतीश कुमार ज़रूर वो उनका डैमेज हुआ है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जो है नीतीश कुमार को लेके वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, ठीक है। बीजेपी को थोड़ा सा एनडीए को वहाँ पे लॉस इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना और जो प्रवासी मजदूरों का जो ये था, उनका रिएक्शन था, उसके बाद वहाँ पे जो बेरोजगारी के थोड़े मुद्दे जो इस कोरोना क्राइसिस में जो उभर के आया, अदरवाइज नीतीश कुमार को पूर्ण बहुमत आता। और यहाँ पे ये भी है कि लोगों का ये भी कहना है कि जो हाल शिवसेना का बिहार में हुआ है, अगर और यही हाल इनका महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि जिस तरीके का रवैया इस सरकार का रहा है और तमाम तरीके की चीज़ें इनकी सरकार की तरफ से की गई हैं, अगर ये महाराष्ट्र में भी इस वक्त पे चुनाव करा लें तो यहाँ पे और भी बुरा हाल होगा इनका महाराष्ट्र में। आई थिंक यदि हम ऑनेस्टी से पॉलिटिकल एनालिसिस करें तो बिहार और महाराष्ट्र को कंपेयर करना आसान नहीं है। महाराष्ट्र उनका जो है बेस है, ठीक है, इतने सालों से वो राजनीति कर रहे हैं, उनके पास पूरा सिस्टम है, रिसोर्स है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनकी सरकार है, तो इतनी जल्दी कोई पार्टी इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होती है जब तक जिस ग्राउंड पे वो पॉलिटिक्स कर रही है उस सारे ग्राउंड को जब तक दूसरी पार्टियाँ छीन ना लें उनसे।
तो ये कंपेयर उचित नहीं है। एक यदि एक उचित नहीं की बात है सर, पर यहाँ पे लोगों को ये कहना है कि जैसे कि उद्धव ठाकरे ने ये कहा था कि हमारी सत्ता 30 सालों तक रहेगी महाराष्ट्र में और हमें कोई भी अपनी गद्दी से हटा नहीं सकता, पर जैसा रवैया इनका रहा है, तानाशाही वाली जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखकर जो लोगों की तरफ से कहना है कि अब अगर इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में तो हम शिवसेना को वोट नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो कहनी मूर्खता, ये तो आई थिंक यदि ये स्टेटमेंट दिया है उद्धव ठाकरे ने तो ये तो मूर्खतापूर्ण बयान है। 30 सालों तक कोई 5 साल अगले 10 साल की गारंटी नहीं ले सकता। मोदी जी नहीं ले सकते थे कि वो 2019 में वही वापस लेंगे, जबकि इतनी फुल मेजोरिटी 2014 में उनको मिली थी। तो ये तो मूर्खतापूर्ण बयान है, लेकिन शिवसेना को डैमेज होगा, शिवसेना का गुडविल नहीं है, क्योंकि हर एक पॉलिटिक्स का एक क्राउड होता है और उस क्राउड के साथ आपको ऑनेस्ट रहना पड़ता है। तो शिवसेना किसी भी क्राउड के साथ वो ऑनेस्ट नहीं है, तो उसकी पॉलिटिक्स निश्चित रूप से डैमेज होगी। और जो उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, ठीक है, वो कभी जैसा मैं सुनता था कि वो नेशनल लेवल का लीडरशिप चाहते हैं, तो अब तो उनकी पूरी कहानी ख़त्म हो गई। अब वो स्टेट का लीडरशिप वो नेक्स्ट पीढ़ी के लिए बचा लें तो हमें नहीं लगता वो बचेगी। जितने हमले हुए हैं, जो उनकी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी जो है, जो उनकी इंटीग्रिटी जो एक्सपोज हुई है, अब हमें नहीं लगता है कि वो आदित्य ठाकरे का कोई पॉलिटिकल स्पेस होगा एज ए लीडर के रूप में। और फिर से महाराष्ट्र में जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर अगर जनता के रुख के बात करें तो जनता तरफ से ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस सत्ता का जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है, ठीक है, कि उसने काफ़ी हाई कोर्ट से लेके पुलिस प्रशासन से लेके सबको फटकार लगाई है। और राष्ट्रपति शासन लगाना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और यदि इस पे राष्ट्रपति शासन बीजेपी लगाती है तो मे भी इसको एक रिएक्शन या प्रतिक्रिया के रूप में इसको देख लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि ये मतलब पूरी तरह से पॉलिटिकल है, तो इस पर भाजपा इतनी जल्दी आई थिंक नहीं लगाएगी। यहाँ पे ये भी सवाल है कि जिस तरीके से इन तरह की चीज़ें भी चल रही हैं, आपने सरकार का जो रवैया है वो भी देखा होगा, यहाँ की पुलिस का रवैया है वो भी देखा होगा। आखिरकार इतनी ज़्यादा खींच क्यों निकाली जा रही है अर्नब गोस्वामी से? ऐसा क्या कर दिया भाई अर्नब गोस्वामी ने? सिर्फ एक जी ना बोलने पे, पाल घर का मुद्दा उठाने पे इतनी क्यों दुश्मनी निकाली जा रही है? और उसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने उन्हें चैलेंज भी कर दिया कि अगर आपको कोई दिक्कत है। मामला अर्नब गोस्वामी नहीं है, मामला ये सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। आप ये जो पिछले आज़ादी के बाद या आज़ादी के पहले से ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, आपको याद होगा हमारे महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। आप बताइए, खिलाफत आंदोलन वहाँ पे तुर्की में आप समर्थन कर रहे हैं और यहाँ के मुस्लिम वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। वहाँ पे फ्रांस में जो है टीचर का हत्या होती है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। आप जब याकूब मेनन की जब जनाजा निकलता है तो लाखों की भीड़ निकलती है। ये क्या है, NRC CA जो है, आप पाकिस्तान में जो वहाँ पे, पाकिस्तान तो हमारा ही देश था ना, और देश का बंटवारा तो पॉलिटिशियन ने किया, और पॉलिटिशियन ने किया तो पाकिस्तान में जो लोग हिंदू हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यदि वो अपने फ्रीडम के साथ, अपने फंडामेंटल राइट के साथ जी नहीं पा रहा है तो कौन लेगा? आखिर जो NRC और CA का जो प्रोटेस्ट करते हैं, इन सारे लोगों को बोलिए, लिबरल सेकुलर लोगों को, कि चलो और पूरे जो एशियन कॉन्टिनेंट है, जितने इस्लामिक कंट्री हैं, और हम प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर पे और बोलेंगे जितने इस्लामिक कंट्री हैं सबको धर्मनिरपेक्ष कंट्री बनाया जाए। देखिए ये क्राउड आपके साथ आती है, ये क्राउड एक क्राउड नहीं आएगा आपके साथ। मामला ये अर्नब और सुशांत नहीं है, ये पूरा क्या है कि ये जो खेल खेल रहे थे लिबरल सेकुलर वामपंथी लोग इस्लामिक क्राउड के साथ, उनकी जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव थी। अब बात कीजिए राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो है अमेठी से भाग के, ठीक है, वहाँ पे वायनाड जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको मुस्लिम वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए वायनाड जाते हैं। और उसका रिएक्शन आ गया कि ओवैसी हैदराबाद से आके यहाँ पे सीमांचल में इलेक्शन लड़ रहा है। आप खेल तो दोनों एक ही कर रहे थे ना। आप मुस्लिम क्राउड पे, मुस्लिम इस्लामिक क्राउड पे, जो कट्टर क्राउड है, उस क्राउड पे आप हिंदू आइडेंटिटी से लोग लीडरशिप की राजनीति कर रहे थे। अब वो पासा पलट दिया है ओवैसी ने। अब ओवैसी का कहना है कि मुस्लिम आइडेंटिटी के क्राउड पे, जो इस्लामिक क्राउड है, उस क्राउड पे मुस्लिम लीडरशिप की राजनीति करेगी। तो खेल तो दोनों आप ही खेल रहे थे ना। लोग बोलते हैं कि ओवैसी जो है भाजपा की बी टीम है, जबकि ओवैसी जो है ये कांग्रेस और लिबरल सेकुलर लोगों का खड़ा किया हुआ लोग है। और यही मुस्लिम आइडेंटिटी जो है, पूरी मुस्लिम जो क्राउड है, जो मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, यही ओबीसी को लीडर मान लेगी। तो आप पुराना वो खेल जो है 1947 का जिन्ना वाला खेल फिर से रिपीट कर रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो लिबरल सेकुलर लोग हैं, कांग्रेस और विपक्षी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। और ये अब जनता में, ये आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ें अब बाहर आ रही है। क्योंकि अभी जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो यूथ थे, जो देश प्रेमी लोग थे, अभी उनके पास वो इंटेलेक्चुअल लोग अभी उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। वो एकेडमिक्स में, यूनिवर्सिटी में, सिस्टम में वो नहीं आया था। अब वो धीरे धीरे आ रहा है, और धीरे धीरे आ रहा है तभी उनमें बहुत सारी कमियां हैं। उनको अपनी भाषा बात नहीं बोलने आती है, वो शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं। वो जो है कुछ डिबेट के बाद वो पेशेंस खो के जो है वो
अपशब्दों पे यूज करने लगते हैं। महाराष्ट्र में आऊंगी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया है अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि अगर आपको मुझसे कुछ दिक्कत है तो आप मेरे साथ डिबेट करिए, मेरे साथ टीवी पे बैठ के बात करिए कि क्यों मुझे जेल में डाला था और क्या आपको फायदा हो गया। यदि उद्धव ठाकरे डिबेट में जीत ही लेता और उसके पास मॉरलिटी होती ही, उसके पास आर्गूमेंट्स होते ही, तो वो बदले की भावना से ये कार्रवाई क्यों करती? जाहिर सी बात है वो पराजित हो चुका है, वो डिबेट में नहीं जीत सकता, अर्नब के क्वेश्चंस का आंसर वो नहीं दे सकता है, ठीक है, इसलिए वो इंटेंशनली कर रही है। तो डिबेट में क्यों आएगा? डिबेट में राहुल गांधी को डिबेट में बुला दीजिए, मैं उसे पराजित कर लेता हूँ। आप डिबेट में किसी को बुला दीजिए, आप तेजस्वी को बुला दीजिए, मैं उसे पराजित कर दूंगा। वो हमसे डिबेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सीधा पॉलिटिशियन का कहना है कि उसके पास क्राउड है, उसके पास सत्ता है। आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि आपने जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी से जिस तरीके से खींच निकाली जा रही है, जो बात अभी आपने भी कही कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही थी, उनके चैनल को बंद कराने की कोशिश की जा रही थी, पर अर्नब गोस्वामी को कल जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली, कल उन्होंने अपने ऑफिस में आके कहा कि वो हर राज्य में राज्य के अनुसार जिस तरीके से भाषा होगी उसी के अनुसार नए नए चैनल स्टार्ट करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे सर इस बात? बहुत अच्छी बात है, हर किसी चैनल को राइट है कि अपना वो चैनल खोले, क्योंकि हमारे देश में एक लैंग्वेज एक बैरियर है। जब हम साउथ इंडिया जाते हैं, ठीक है, तो साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे हम जो लोकल जो साउथ में आप आंध्रा चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, हम वहाँ के पब्लिक सेंटीमेंट को रिसीव नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैंग्वेज, क्योंकि हर कोई इंग्लिश नहीं जानता है, और इंग्लिश जानता भी है थोड़ा बहुत, तो वो पूरे उसके इमोशंस को हम रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उनको हर एक जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, उस फीलिंग को ले जाने के लिए हर एक जो क्षेत्रीय जो रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में लोगों को पहुँचना चाहिए, हर जर्नलिस्ट को पहुँचना चाहिए, हर इंटेलेक्चुअल को पहुँचना चाहिए, हर जो साहित्यकार है वो को पहुँचना चाहिए। और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि यदि हमारे साउथ इंडिया के लोग, ठीक है, हमारी हिंदी भाषा उन्होंने सीखा है, तो क्यों ना हम जो उत्तर भारत के जो स्कूली पाठ्यक्रम है, साउथ इंडिया का एक लैंग्वेज, चाहे मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, एक लैंग्वेज जो है स्कूल एजुकेशन में हम कंपलसरी बनाएं, ताकि पूरे जो है साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके सेंटीमेंट को हम रिसीव कर पाएँ और इंडिया को इंटीग्रेट कर पाएँ, और नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया जो है वो यूनाइट हो जाए, ताकि हमें साउथ इंडिया ना बोलना पड़े, हमें साउथ पार्ट ऑफ इंडिया बोलना पड़े। सर यहाँ पे ये भी है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने कल कोर्ट में से बेल मिलते ही उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया चैनलों को लेकर, तो उन चैनलों को लिए कितना बड़ा झटका लगेगा। जब टीआरपी अर्नब गोस्वामी की हाई हो गई थी तो काफी सारे चैनल उनसे चिढ़ बैठे थे, अब वो नए चैनल खोलेंगे, अलग अलग भाषाओं में खोल रहे हैं, तो उससे जो बड़े चैनल थे जो अभी तक अपनी सत्ता जमा कर बैठे थे, तो उन्हें कितना बड़ा झटका लगेगा इन सारी चीजों से। ये लड़ाई सिर्फ चैनल की नहीं है, ये लड़ाई जो है पूरा जो भारत की जो जनभावना है वो पूरा राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, देशभक्ति, देश प्रेम के साथ है, और अर्नब कहीं ना कहीं उस पक्ष के मोर क्लोज हैं। तो ये सिर्फ चैनल का मामला नहीं है, पूरी जो इनकी जो पॉलिटिक्स हो रही है लेफ्ट विंग की और लिबरल सेकुलर लोगों की, इनका पूरा नैरेटिव धराशायी होने वाला है। तो इसलिए सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और विपक्षी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, जो अर्नब पे जो हमला हो रहा है, ये साइलेंट है। साइलेंट क्यों है? क्योंकि अर्नब ने इसके पूरे नैरेटिव को ख़त्म करने, किसी भी जो राजनीति होती है वो एक नैरेटिव, एक भूमिका पे होती है, वो पूरे भूमिका पे हमला हो रहा है। तो ये आपको हर एक जगह से रोकने की कोशिश करेंगे, डैमेज करने की कोशिश करेंगे, आपको अनपढ़ गवार बताने की कोशिश करेंगे। आप जो प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्नों का आंसर ना देके आप पे पर्सनल टिप्पणी करेंगे। तो ये जो पूरा मामला है, ये मामला सिर्फ जर्नलिज्म का नहीं है, पूरी जो राष्ट्रवादी देशभक्ति जो ताकतें हैं, जो 1000 सालों के बाद भारत के अंदर जो 1000 साल पे जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक हमले हुए हैं, जो पराजित कौम का एक चरित्र भारत के अंदर था, उस पराजित कौम के चरित्र से भारत आज़ाद हो रहा है। और ये बवंडर ऐसा विस्फोट लेके आने वाला है कि ये कुछ इनके सामने एक तरफ चैनलों के लिए बड़ा झटका लगेगा और एक तरफ उद्धव ठाकरे के लिए भी बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जब आर भारत मराठी में लॉन्च होगा तो मराठी मानुस जो आम लैंग्वेज, जो मराठी के सिवा दूसरी लैंग्वेज नहीं जानते, उनके लिए भी ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा यदि आर भारत ऐसा करता है, क्योंकि शिवसेना जो पॉलिटिक्स कर रही है वो मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के नाम पे कर रही है, देशभक्त या हिंदुत्व के नाम पे कर रही है, ठीक है। तो मराठा, जब वही देशभक्त हिंदुत्व की बात यदि रिपब्लिक भारत करती है, मराठी लैंग्वेज में करती है, तो वो आम पब्लिक तक जाएगी और वो जो सेंटीमेंट वहाँ से वो रिसीव कर पाएगी और उनकी बात वहाँ तक जाएगी, वो पूरी की पूरी चीज़, वो शिवसेना का पूरा चीज़ वो ध्वस्त हो जाएगा आने वाले 5-6 साल में।